यदि आप पॉलिटी को समझ के सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर उपस्थित हुए हैं। जैसे एक बुक है तो इसमें लेसन भी है और टॉपिक भी है। ऐसे संविधान की एक बुक है, उसमें जो लेसन है उसको हम कह सकते हैं भाग, और जो टॉपिक है उसको कह सकते हैं अनुच्छेद। तो संविधान जब बना उसमें भागों की संख्या थी 22 और अनुच्छेदों की संख्या थी 395। तो आइए जानते हैं भाग 1। तो भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और जो भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। पॉलिटी की सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जाके चेक कर लीजिए। और चैनल पर नए हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, जो पार्ट 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब उसके अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, 1 2 3 4। एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में चारों को समझते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब, संघ यानी यूनियन का मतलब, जो भारत है वो राज्यों को संजो के रखता है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अब जो वर्ड आया है राज्य, तो इसके बारे में चर्चा इधर लिखा हुआ है कि इसके बारे में चर्चा पहली अनुसूची में की गई है। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या है? इसका तीसरा पॉइंट ये है कि जो भारत के अंदर क्षेत्र हैं उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर फर्स्ट राज्य, नंबर सेकंड केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, और नंबर 3 अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब समझ लेते हैं, बाकी 2 तो आप जानते होंगे। तो अर्जित भूमि क्या है? जैसे कल के दिन भारत किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेता है, तो वो विदेशी राज्य भारत को है नहीं, अब लेकिन भारत का हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्जित भूमि। तो इसका भी प्रावधान संविधान में उस समय कर के गए हैं संविधान सभा के लोग। तो ये था आर्टिकल नंबर फर्स्ट। आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर सेकंड। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? बिल्कुल अच्छे से समझिए। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान अभी भारत का हिस्सा है क्या? नहीं है। अब लेकिन वह अगर भारत के लोग भारत में उसको मिलाना चाहें तो जो संसद है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर राष्ट्रपति से संसद कह देगी, एक अनुमति नाम मात्र की है वो तो केवल, उसके बाद फिर उसको मिला सकती है। एग्जाम्पल के लिए बताया है, सिक्किम भी मिलाया गया था। अब तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्य का प्रवेश। अब नया राज्य वो कौन सा है? विदेश की भूमि वाला, इंडिया के अंदर से कुछ नहीं, बाहर से इंडिया में एंट्री करेगा। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का निर्माण, गठन, और जो पुराने राज्य हैं उनकी सीमाएं, उनका क्षेत्र, उनका नाम आदि को संसद परिवर्तित कर सकता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर। क्लियर है? अब इसका भी एग्जाम्पल एक समझ लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड को एक अलग से राज्य बनाना है तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। और जैसे बलूचिस्तान को भारत में मिला रहे थे तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। विदेशी राज्य कोई भारत में मिलाया जाएगा तो वो 2 के अंतर्गत आएगा। और भारत के अंदर से कोई राज्य से टूट फूट करके दूसरा राज्य बना दिया गया तो वो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 4 को। तो संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के मामलों में संविधान संशोधन विधेयक 368 लागू नहीं होता है। 2 और 3 के मामलों में संविधान संशोधन विधेयक 368 लागू नहीं होता है। अब नहीं हो सकता है तो क्या होगा? तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि 2 और 3 के मामले में राष्ट्रपति बाध्य ही रहता है कि उसको उधर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा।
बाकी के लिए नहीं है कोई भी विधेयक हो, लेकिन 2-3 से रिलेटेड कुछ विधेयक है तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य है कि उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर ये संसद से 2-3 से रिलेटेड कोई भी कानून पारित करना है तो केवल 50% संसद में जो सदस्य हैं उनका 50% अगर उस पर साइन कर देते हैं तो वो पारित कर दिया जाएगा। अब तीसरी चीज क्या है, जो मैंने अनुच्छेद नंबर 1 में बताया था कि राज्य जो हैं वो पहली अनुसूची में लिखे हैं। अब 2-3 में क्या हो रहा है, राज्यों के बारे में ही तो चेंज हो रहा है, तो अनुच्छेद 4 में ये भी है कि जब 2-3 में हम चेंज करेंगे, जब 2-3 में चेंज करेंगे तो कौन सी अनुसूची पे असर दिखाई देगा, तो पहली अनुसूची पे, और साथ में कौन सी पे, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के मामले में संविधान संशोधन विधेयक लागू नहीं होता है। संविधान संशोधन जो 368 है वो लागू नहीं होता है, और इस पर जो अगर उसमें चेंज करेंगे तो जो अनुसूची है 1 और 4 ये भी प्रभावित होगी। इज दैट क्लियर? अब एक बार चारों का रिवीजन कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरे शब्दों में कहें तो संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, इधर नए राज्य का मतलब है भारत के अंदर से ही, जो भारत का क्षेत्र है उसके अंदर से ही कोई राज्य था उसको 2 पार्ट कर दिए गए, 3 पार्ट कर दिए गए, या जो पुराने राज्य हैं उनका नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, 3 के अंतर्गत संसद ये कर सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जो अनुच्छेद 2 और 3 है इसमें संविधान संशोधन 368 लागू नहीं होगा, और इसमें अगर चेंज करेंगे तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी चेंज होगा। समझ आ रहा है? अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो उसके पहले देखते हैं जो अखंड भारत का सपना देखा गया था उसको अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा। तो ये जो मैप दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो अंग्रेजों ने जो अफगानिस्तान है उसको भारत से अलग कर दिया और डूरंड रेखा खींची। कब? 1893 में। 1893 में डूरंड रेखा खींच के अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। अब जो भारत बचा वो इतना। अब उसमें क्या किया, 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया। अब जो भारत बचा वो इतना। अब पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान दोनों भारत से अलग कर दिए गए 1947 में रेड क्लिफ लाइन खींचकर। अब जो भारत बचा, अंग्रेज भारत को तोड़कर जब जाने लगे तो जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतों की संख्या उस समय थी 552 देसी रियासतों की संख्या। तो जो अंग्रेजों का जहाँ जहाँ कब्जा किए थे वो सब भारत को दे दिया, और जो देसी रियासत थी उन्हें फ्री कर दिया कि आप जहाँ जाना चाहें, पाकिस्तान में, भारत में जहाँ जाना चाहें आप वहाँ जा सकते हैं। आपको अपना अलग इस देश बनाना है तो आप अलग से देश भी बना सकते हैं। अब इन 552 देसी रियासतों में से 3 रियासत भारत में विलय नहीं करती हैं। वो 3 कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3 देसी रियासत भारत में विलय नहीं करती हैं। तो अब इनको जोड़ने के लिए, और ये 552 जो हैं इन्हीं में से वो 3 हैं, तो देसी रियासतों के एकीकरण के लिए क्या होता है, मुख्य भूमिका एक समिति बनाई जाती है जिसमें अध्यक्ष रखा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार ऐसे ही नहीं कहा जाता है।
इन्होंने जो देसी रियासत हैं उनके एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। इनके साथ साथ दो व्यक्ति और थे, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन, ये तीनों लोग थे। ऑप्शन में अच्छे से चेक करना, राज्यों के एकीकरण के लिए जो सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। अब जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इनका विलय भारत में कैसे होता है, आइए जानें। तो जो हैदराबाद रियासत है ये भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना इसको इधर जगह ना उधर जगह, तो अब बीच में ये कैसे रह सकते थे भारत के अंदर। तो इधर एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, और पुलिस कार्रवाई की गई। उस पुलिस कार्रवाई में जो हैदराबाद था उसको भारत में विलय कर लिया गया। अब उसके बाद आता है जो जूनागढ़। तो जूनागढ़ की कहानी ये है कि उधर का राजा था मुस्लिम, तो वो जाना चाहता था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कैसे जाएगा, और उधर की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादातर थी हिंदू, तो वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जनमत संग्रह करवाया गया। उस जनमत संग्रह में भारत की तरफ ज़्यादा वोट हुए, तो उस वजह से जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय कर लिया गया। अब तीसरी चीज़ आती है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, ना वो पाकिस्तान जाना चाहते थे ना वो भारत, वो अलग रहना चाहते थे। तो भारत ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, वो अलग रह लिए। लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन उन पर अटैक किया। तो हरि सिंह ने सोचा जब जान ही नहीं रहेगी तो राज्य किस कार्य का। तो हरि सिंह अब दिल्ली आए, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी से बोले कि हमें बचा लीजिए। तो जो सरदार पटेल हैं वो कहते हैं पहले आप इस विलय पत्र पर साइन कीजिए, तब तो हम आपको बचाएंगे। तो हरि सिंह विलय पत्र पर साइन कर देते हैं, और उसके बाद भारत की आर्मी आगे बढ़ती है, उधर से पाकिस्तान की आर्मी, दोनों जहां मिल जाते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाती है। और जो उस तरफ का कश्मीर रहता है जितने में वो आ गए थे, उसको पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन की। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले जो आयोग बनाया गया उसका नाम था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग, इनसे पूछा गया कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, तो इन्होंने उसका विरोध किया। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी एस.के. धर आयोग की। उसके बाद एक समिति आई, जे.वी.पी. समिति। तो जो जे.वी.पी. समिति थी इसका गठन भी 1948 में किया गया था। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के एकीकरण के लिए, राज्यों के गठन के लिए इन्होंने मना किया। ये जे.वी.पी. जो समिति है, जे से मतलब है जवाहरलाल नेहरू, भी से मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन लोगों की समिति थी। इन दोनों समितियों ने जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए ऐसा बोला। अब क्या होता है, समय जैसे बीतता है तो एक ही स्टेट में दो लैंग्वेज वाले व्यक्ति रह रहे थे। तो अब समय आता है 1952 का। 1952 का जो पीरियड आता है, इसमें जो तेलुगु भाषा के नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, जो तेलुगु भाषा के नेता हैं पोट्टी श्री रामालू, अब क्या होता है, ये अनशन पर बैठ जाते हैं। ये अनशन पर बैठ जाते हैं, किस लैंग्वेज के हैं, तेलुगु लैंग्वेज के हैं। अनशन पे किस लिए बैठे हैं, ये आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन 56 दिन तक इनका आमरण अनशन चलता है और इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और 56वें दिन इनकी डेथ हो जाती है। तो जब इनकी डेथ होती है तो इनके समर्थक भड़क जाते हैं और हिंसक प्रदर्शन होने लगते हैं और आंदोलन चलाए जाने लगते हैं, और लोग भी अनशन पर बैठने लगते हैं। तो दिल्ली तक की जो सरकार है उसकी कुर्सियां हिले जाती हैं। और फिर क्या होता है, 1953 में
भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन होता है, जो तेलुगु भाषी थे वो आंध्र प्रदेश, और जो बचे वो तमिल भाषा के वो हो गया तमिलनाडु। तो भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कब हुआ? 1953 में। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। अब जैसे 4 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को आप टॉफ़ी दे दें तो बाकी 3 तो रोने लगेंगे, उन्हें भी चाहिए है। तो भारत में अकेला यही नहीं था कि तेलुगु और तमिल भाषा के साथ में थे, ऐसे बहुत से थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए गुजराती और मराठी भी साथ में थे। अब भारत में सभी जगह भाषा के आधार पर राज्यों के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। तो अब भारत सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग का गठन किया, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में। फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये खुद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो जो फजल अली आयोग है उसके सभापति खुद फजल अली थे, और जो सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। स्थापना कब की गई? 1953 में। किस वजह से की गई? इस वजह से की गई कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एग्जाम में अगर ये पूछे कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की फजल अली आयोग ने, तो आंसर बताना है 1956। और अगर ये पूछे कि गठन कब हुआ, तो आंसर बताना है 1953। तो रिपोर्ट इन्होंने 1956 में पेश की। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिखा? इसमें लिखा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई राज्य ये कहे कि हमारे राज्य में केवल एक ही भाषा के लोग रहेंगे। जैसे बुंदेलखंड में ये कहा जाए कि बुंदेलखंडी बोलने वाले ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं कर सकता है, लेकिन जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। तो अब ये तो इनकी रिपोर्ट थी। तो संविधान में संशोधन होता है। संविधान में संशोधन होता है कौन से नंबर का? 7वां संविधान संशोधन होता है। और 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 में होता है। और इसमें कहा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो उस समय 14 राज्य और उसमें भारत जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। तो ये था फजल अली आयोग। और अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो कब आया? 1956 में आया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिससे राज्य पुनर्गठन आयोग आया? 7वां संविधान संशोधन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में 1956 में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और उसके आगे अगर क्वेश्चन ये बने कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ओवरऑल में तो आंध्र प्रदेश हो गया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 मई 1960 को गुजरात को और महाराष्ट्र को, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है बम्बई से। एक गुजरात बना दिया जाता है, एक महाराष्ट्र बना दिया जाता है। तो भाषा के आधार पर अगर पूछा जाए पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो राज्य अलग किए गए पहला उनमें कौन था? गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर हुआ? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में मौलिक अधिकार हो गया, नागरिकता हो गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, और सांख्यिकी कार्यपालिका जो भी है, आगे पूरा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।